मार्जिनल कॉस्टिंग हमारा मैनेजमेंट की डिसीजन मेकिंग में काम आता है और इसमें मेन जो बात आप लोगों को बताई गई थी वो ये थी कि मार्जिनल कॉस्टिंग में वेरिएबल कॉस्ट को मेन फोकस किया गया है और एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर किया गया है। ये बात हुई थी जैसे कोई भी आप 5 प्रोडक्ट्स ऑलरेडी आपकी दुकान में रखे हैं, आप छठा प्रोडक्ट लाने के बारे में सोच रहे हैं, तो ऐसा थोड़ी कि छठे प्रोडक्ट की वजह से आपका रेंट बढ़ जाएगा या आप जो अपने एम्प्लॉइज को सैलरी देते हो वो बढ़ जाएगी। तो बात यह आती है कि छठा प्रोडक्ट मेरे रेंट और सैलरी का बर्डन क्यों सहे, मेरी एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट को मैं नए काम पे क्यों लगाऊं। हाँ, जो उस नए काम की वजह से फिक्स्ड कॉस्ट होगी वो मैं उस पर लगाऊंगा, जिसको हमने नाम दिया था अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट, कि अगर वो नया काम या नया ऑर्डर मेरे पास ना आया होता तो शायद ये फिक्स्ड कॉस्ट ना लगी होती। तो इसलिए ये बात कही गई थी कि वेरिएबल कॉस्ट को आप हर स्पेसिफिक कॉस्ट सेंटर पर डाल सकते हो, क्योंकि वेरिएबल कॉस्ट क्या होती है, एक टाइप की प्रोडक्ट कॉस्ट होती है। वेरिएबल कॉस्ट हम उस कॉस्ट को कहते हैं जो हमारे पर्टिकुलर काम की वजह से लग रही है, लेकिन फिक्स्ड कॉस्ट जो होती है वो कभी किसी काम स्पेसिफिक काम की वजह से नहीं लगती, बल्कि ओवरऑल एक पीरियड कॉस्ट होती है। तो ये बात हुई थी कि मार्जिनल कॉस्टिंग में रेलेवेंट कॉस्ट अप्रोच के बेस पर हमने ध्यान रखना है। डिसीजन जो लेना है वो कंट्रीब्यूशन के बेस पे लेना है, और कंट्रीब्यूशन बताया था कि सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट को कंट्रीब्यूशन कहते हैं। फिक्स्ड कॉस्ट को हम अल्टीमेटली बाद में कंट्रीब्यूशन में से लेस करते हैं, ऐसे डायरेक्टली लेस नहीं करते। और दूसरी टाइप की कॉस्टिंग आप लोगों से डिस्कस हुई थी एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग। ये बात हुआ था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में सिर्फ वेरिएबल कॉस्ट या अवॉइडेबल फिक्स्ड कॉस्ट को देखते हैं, जबकि एब्जॉर्प्शन में ऐसा नहीं होता। एब्जॉर्प्शन जो शब्द है वही फिक्स्ड कॉस्ट के लिए यूज होता है। ओवरहेड्स में आप लोगों ने पढ़ रखा है कि फिक्स्ड कॉस्ट को किसी और दूसरे के खाते में एब्जॉर्ब होना है। मैं एक एग्जांपल के जरिए, एक बात के जरिए आपको इन दोनों के बीच का डिफरेंस आपको समझाना चाहता हूँ। जैसे फॉर एग्जांपल कि मेरी फैक्ट्री में ऑलरेडी रेंट लग रहा है, अब एक नया ऑर्डर मेरे को मिलता है। अब ऐसा तो नहीं है कि उस नए ऑर्डर की वजह से मुझे रेंट लग रहा है, तो क्या मैं रेंट का कुछ भी पोर्शन अपने उस नए ऑर्डर से चार्ज ना करूं? अगर यहाँ एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग है तो आप बोलोगे सर अपने रेंट का बर्डन उस ऑर्डर पे डालो, और ऐसे ही हम करते हैं। ठीक है भाई, मेरा रेंट हर एक नए काम की वजह से नहीं जा रहा, लेकिन मैं अपने रेंट का हर कुछ ना कुछ बर्डन तो अपने हर काम या हर प्रोडक्ट के ऊपर डालूंगा ना, क्योंकि मुझे तो अपना रेंट वसूल करना है। अभी वसूलने के लिए तो टर्म हम एब्जॉर्प्शन यूज करते हैं। लेकिन वहीं पर अगर ये मार्जिनल कॉस्टिंग का व्यू पॉइंट हमारा चल रहा है, तो मैं उस नए ऑर्डर पे अपनी एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट नहीं डालूंगा, वो उसके लिए रेलेवेंट नहीं है। क्योंकि यहाँ पे मैं डिसीजन ले रहा हूँ कि मैं ये ऑर्डर लूँ या ना लूँ, तो मैं उस स्पेसिफिक ऑर्डर की प्रॉफिटेबिलिटी देखना चाहता हूँ, उसका मार्जिन देखना चाहता हूँ कि ये ऑर्डर स्पेसिफिक ये ऑर्डर क्या मुझे फायदा देगा या फिर नहीं देगा। तो अपनी एग्जिस्टिंग फिक्स्ड कॉस्ट का बर्डन मैं उस नए ऑर्डर पे नहीं डालूंगा। आई होप आप लोगों को ये एग्जांपल से थोड़ा और क्लियरेंस मिली होगी। तो एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग इसलिए कहते हैं टोटल कॉस्टिंग है। वो तो सिंपल कहता है भैया जो कॉस्ट लगी उसका बर्डन अपने प्रोडक्ट्स पे अपने ऑर्डर पे डालते रहो। ये भी बात हुई थी कि इसमें स्टॉक की वैल्यू जो होती है वो कम होती है, क्योंकि कंपैरेटिवली इसमें कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन भी कम होता है। इसमें स्टॉक की वैल्यू ज्यादा होती है। अब वैल्यू स्टॉक की ज्यादा होगी तो कॉरस्पॉन्डिंगली प्रॉफिट पे भी इफेक्ट पड़ेगा। फिर ये बात हुई थी कि प्रॉफिट मार्जिनल कॉस्टिंग और एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में फर्क सिर्फ इसीलिए आता है क्योंकि मेनली क्वेश्चन में स्टॉक है। चलिए आगे बात करते हैं। देन मैंने आपको प्रॉपर डिफरेंस मतलब अपना, मुझे याद है मैंने शीट्स में समझाया भी था, डिफरेंस देखा था। एडवांटेजेस की बात करूं तो मैंने बोला था कि मार्जिनल कॉस्टिंग में प्रॉफिट प्लानिंग आप लोगों की हो पाती है, मैनेजमेंट अकाउंटिंग का पार्ट है तो मैनेजमेंट अच्छे से चीज को समझ पाती है। डायरेक्ट कॉस्ट बोले तो वेरिएबल कॉस्ट, और वेरिएबल कॉस्ट चेंज होने की वजह से कितना प्रॉफिट में चेंज आता है ये सब हम बातें कर पाते हैं। हर अलग अलग प्रोडक्ट की आप कॉस्ट क्या कहते हैं उसका कंट्रीब्यूशन, उसकी परफॉर्मेंस चेक कर पाते हो। जब भी आपको कोई नए काम के लिए कोटेशन देनी है, कम से कम इतने पैसे चार्ज करने हैं, तो आपका मार्जिनल कॉस्टिंग, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग हर नए काम के ऊपर ही चर्चा करता है, डिसीजन मेकिंग का टॉपिक है। ब्रेक इवन पॉइंट, डिजायर्ड सेल्स लेवल। ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है? नो प्रॉफिट नो लॉस। अभी हमारी आज की क्लास में इसके ऊपर चर्चा होने वाली है, काफी गहरी चर्चा होने वाली है
कि मैं कम से कम इतने यूनिट्स बेच लूं कि मेरे बिजनेस का सारा खर्चा निकल जाए, और मुझे कितनी सेल करनी चाहिए। देखो, जब भी आप सिंपली सोचिए, जब भी आप एक नया प्रोडक्ट अपनी दुकान में रखने के बारे में सोच रहे हैं तो आप काफी चीजों के बारे में सोच विचार करोगे कि मेरे को इस पे कितना मार्जिन मिलेगा, इसको मैं कितने यूनिट्स बेचूंगा कि मेरा खर्चा निकल जाएगा, अगर मुझे इतना मुनाफा कमाना है तो मुझे कितना बेचना पड़ेगा। ये सब बातें जो अभी आने वाली हैं। अब तो टॉपिक का मैंने इंट्रोडक्शन दिया था सिर्फ। द लास्ट पॉइंट वाज कि कॉस्ट कंट्रोल करने में, कॉस्ट कंट्रोल करना तो हमारा सबसे बड़ा धर्म है। कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो कॉस्ट बचाना तो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो गया, सो वो भी एडवांटेज है। देन हमने बात करी थी कुछ, देखिए हर चीज की फायदे भी है तो नुकसान भी है, पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है, तो कुछ लिमिटेशंस भी थे मार्जिनल कॉस्टिंग के, कि इसमें हम वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स्ड कॉस्ट का संधि विच्छेद करते हैं, अलग अलग करते हैं। कई बार ये डिस्टिंक्शन करना, ये डिफरेंशिएशन करना हम लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है। नो यूनिफॉर्मिटी इन बिहेवियर ऑफ कॉस्ट। हम लोग कहते हैं कि फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा कांस्टेंट रहती है, या फिर ये कहते हैं कि वेरिएबल कॉस्ट हमेशा सेल्स के हिसाब से डायरेक्टली प्रोपोर्शनेटली चेंज होती है। ये चीज हमेशा नहीं होती। ये बात बताई गई थी आपके एमसीक्यू में भी, ये सवाल आता है कि फिक्स्ड कॉस्ट रिमेन्स कांस्टेंट इन अ पर्टिकुलर रेंज। मैंने अगर डिसाइड कर रखा है कि मैं 1 लाख यूनिट्स बनाऊंगा, तो 1 लाख यूनिट्स बनाने तक मान लो मेरी जो फैक्ट्री है वो सिर्फ 1 लाख यूनिट्स ही स्टोर कर सकती है, तो 1 लाख यूनिट्स तक 0 से 1 लाख मेरी फिक्स कॉस्ट माइट भी सेम रहेगी, मेरी फैक्ट्री का रेंट, मेरी मशीन की डेप्रिसिएशन। लेकिन जहां मैं 1 लाख को क्रॉस करूंगा तो मेरी फिक्स कॉस्ट बढ़ जाएगी, मुझे नई मशीन लेनी पड़ेगी। तो ऐसा नहीं है कि जिंदगी भर ही हमारी फिक्स कॉस्ट जो है वो हमेशा सेम रहती है, ऐसा आप नहीं कह सकते। फिर ये बात हुई थी कि यहाँ पर हम सारी चर्चा वेरिएबल कॉस्ट के बेस पे करते हैं, तो फिक्स कॉस्ट को हम स्टॉक में इंक्लूड नहीं कर पाते। फिक्स कॉस्ट हमारे बिजनेस के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, हर बिजनेसमैन को फिक्स कॉस्ट का ख्याल रहता है। उसको इग्नोर कर देना कहीं ना कहीं खतरे से खाली नहीं है। मार्जिनल कॉस्टिंग बहुत ज्यादा रियलिस्टिक बातें नहीं करता। थोड़ा सा मैं ये कह रहा हूँ कि नए प्रोडक्ट के लिए है, नए प्रोडक्ट की वजह से ये नहीं लग रहा तो फिक्स कॉस्ट का बर्डन नए काम पे नहीं डालना चाहिए। दिस इज नॉट टोटल कॉस्टिंग। लॉन्ग टर्म प्रॉफिट्स वगैरह कैलकुलेट नहीं होते, छोटी बात कर रहे हैं, शॉर्ट टर्म बात कर रहे हैं, डिसीजन मेकिंग कर रहे हैं। और कॉस्ट प्लस कॉन्ट्रैक्ट जिसमें एक स्पेसिफिक मार्जिन डिसाइडेड होता है कि मुझे इतना मार्जिन चार्ज करना है, वो मार्जिनल कॉस्टिंग में नहीं हो पाता, क्योंकि मार्जिनल कॉस्टिंग तो चर्चा करता है मिनिमम प्राइस टू बी चार्ज, किस नए काम से मुझे कम से कम कितना प्राइस चार्ज करना चाहिए। चलिए, सो अब हम आगे बढ़ते हैं। मेरा जो मैं टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं वो टॉपिक है आपका सीवीपी एनालिसिस, जिसको मैं अभी एक शीट के जरिए आपको, मैं ब्लैंक शीट लूंगा उसमें आपको समझाऊंगा। ओवरऑल कल हम लोगों ने ये बात करी थी कि मार्जिनल कॉस्टिंग जो है वो एक डिसीजन मेकिंग वाला टॉपिक है। मैं एक नया प्रोडक्ट बाजार में ला रहा हूँ, दुकान में ला रहा हूँ, तो मैं उसके बारे में चर्चा कर रहा हूँ। तो बेसिकली यहाँ पर देखिए, ये बात हुई थी कि मार्जिनल कॉस्टिंग मार्जिनल कॉस्टिंग, इसके मैंने आप लोगों को 2 पार्ट बताए थे कि एक हम लोग पढ़ेंगे सीवीपी एनालिसिस और दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कुछ और डिसीजन मेकिंग की बातें की जाएंगी। और मुझे ध्यान है कि लास्ट क्लास का जब एंड होने वाला था तो कुछ 3 या 4 डिसीजन मेकिंग के एग्जांपल्स देके मैंने आपको समझाया भी था, मार्जिनल कॉस्टिंग को समझाने की कोशिश करी थी कि कैसे कैसे डिसीजन मेकिंग हम लोग कर रहे हैं, जिसको करते वक्त हमने कहीं ना कहीं सारी चीजें रेलेवेंट कॉस्ट बेसिस पर करी थी। कि रेलेवेंट कॉस्ट का मतलब क्या था कि उससे से नया ऑर्डर आया तो उस नए ऑर्डर की वजह से खर्चा लग रहा है या नहीं लग रहा, इसके ऊपर काफी बातें हमारी हो चुकी है। और आज का हमारा जो मेन चर्चा है वो पूरी क्लास में सीवीपी एनालिसिस को देगा। चलिए, सीवीपी एनालिसिस, जिसका दूसरा नाम ब्रेक इवन एनालिसिस भी है। एमसीक्यू वाले स्टूडेंट हो आप तो आपको डिफरेंट नाम उस चीज के पता होने चाहिए। इसको मैं ब्रेक इवन एनालिसिस भी कह सकता हूं। अब चलिए पहले सीवीपी की फुल फॉर्म। सीवीपी की फुल फॉर्म है कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। कॉस्ट वॉल्यूम प्रॉफिट एनालिसिस। ना व्हाट डू यू मीन बाय
डिटेल्ड स्टडी करना, या एक तरीके से कुछ वेरिएबल्स हैं जिनमें आपस की रेशियोज वगैरह को देखना, इसमें रेशियोज वगैरह कैलकुलेट करना आती हैं, वो सब। जैसे आपको ध्यान हो, जैसे 12वीं में बचपन में आपकी सेकंड जो टी एस ग्रेवाल साहब की किताब का नाम था, दैट वाज एनालिसिस ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। अब एनालिसिस, तो वहां पर भी क्या किया, रेशियो एनालिसिस किया, डिटेलिंग करना, उसके ऊपर चर्चा करना। चलिए, तो बेसिकली कुछ जानकारियां आप, अच्छा तो ये टॉपिक आप जब पढ़ रहे हो तो आप अपने दिमाग में ये सोचो कि मैं अपनी दुकान में एक नया प्रोडक्ट लाने के बारे में सोच रहा हूँ, तो उस नए प्रोडक्ट को लाने से पहले जो जो आप चर्चाएं अपने दिमाग में करोगे, जो जो चीजों को सोचोगे, उसके बारे में हम यहाँ बात करने वाले हैं। अच्छा, इसमें मैं आपको बता दूं, कॉस्ट शब्द जो है वो थोड़ा बहुत यहाँ पे वेरिएबल कॉस्ट को डिनोट करता है। वेरिएबल कॉस्ट, बल्कि वेरिएबल और फिक्स दोनों ही ले लो, कॉस्ट तो यही होती है। वॉल्यूम शब्द जो है वो सेल्स को डिनोट करता है, और प्रॉफिट तो आप सब लोग जानते हैं, दुनिया ही प्रॉफिट के पीछे भाग रही है। चलिए, अच्छा, अब इस सीवीपी एनालिसिस में ये चर्चा है आज की हमारी। इसमें एक स्टेटमेंट है मार्जिनल कॉस्टिंग की, जिसको आपको यूज करना है, जिसके बारे में चर्चा बात पिछली क्लास में भी की गई थी। और वो स्टेटमेंट ये है, ध्यान से देखिएगा, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू, इसे हम कहते हैं कंट्रीब्यूशन। कंट्रीब्यूशन शब्द आप लोगों से पिछली क्लास में डिस्कस किया गया था, सॉरी, जिसको मैंने कहा था कि आप इसे मार्जिन या फिर अपना मार्कअप समझ सकते हो, कि मुझे हर प्रोडक्ट का अलग अलग कंट्रीब्यूशन होता है, कि मुझे इस प्रोडक्ट को बेचकर इतना कंट्रीब्यूशन आता है। अब देखिए, ये मैं आपको एक्सप्लेन कर दूं, कंट्रीब्यूशन हर प्रोडक्ट का अलग अलग होता है। मेरी दुकान में 10 प्रोडक्ट है, तो हर प्रोडक्ट का मार्जिन अलग अलग होता होगा। ये वो चीज है मार्जिन, जिसको से आप जनरली दुकानों में जाते हो, ये बोलते हो, सुनते हो कि मुझे तो इस प्रोडक्ट में 4 रुपए बचते हैं, तो वो जो बचते हैं, वो जो कह रहा है वो मार्जिन की बात कर रहा है। अब आप सारे प्रोडक्ट्स का मार्जिन कैलकुलेट करो, उनकी यूनिट से मल्टीप्लाई करके टोटल कर लो, उसमें से आप माइनस करो फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, हमेशा फिक्स्ड कॉस्ट कभी हर प्रोडक्ट की अलग अलग नहीं होती, बल्कि एक पूरे बिजनेस की पीरियोडिकल कॉस्ट होती है। ये चीज हर प्रोडक्ट की है। इस हर प्रोडक्ट के कंट्रीब्यूशन को टोटल में कन्वर्ट किया, उसमें से टोटल फिक्स्ड कॉस्ट लेस करी, और देन आपका अल्टीमेट आता है प्रॉफिट। एंड ये जो प्रॉफिट है, शायद इस बारे में भी बात हुई थी, ये प्रॉफिट जो है इसको फाइनेंशियल भाषा में अपना ईबीआईटी के नाम से कह सकते हो। ईबीआईटी का मतलब हो गया मेरा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस। इंटरेस्ट बिफोर, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस, इसका मतलब वैसे अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्सेस का मतलब ये मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम है, ये मेरे बिजनेस की ऑपरेटिंग इनकम है। तो ये स्टेटमेंट, ये सेल्स, वे कॉस्ट, प्रॉफिट, इनके बीच का एक रिलेशनशिप हमें पढ़ना है। अभी हम पहले, मैं इसको अपने तरीके से सारा कुछ समझाऊंगा, उसके बाद हम इसकी थोड़ी थ्योरेटिकल चर्चा जो है वो हल्की सी इसके ऊपर और करेंगे। चलिए, अब हम नेक्स्ट स्लाइड पे थोड़ा और सीवीपी एनालिसिस के ऊपर बात करते हैं। यहाँ मैं अगेन हेडिंग डालता हूँ सीवीपी एनालिसिस, जिसका दूसरा नाम क्या है दोस्तों, ब्रेक इवन एनालिसिस। चलिए, अब बेसिकली आपको यहाँ पे डिफरेंट चीजें कैलकुलेट करनी है, कॉस्ट, वॉल्यूम, प्रॉफिट। उस स्टेटमेंट का, यहाँ पे मैं वो स्टेटमेंट एक बार दोबारा ड्रॉ कर रहा हूँ, सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इक्वल टू क्या था, कंट्रीब्यूशन, इसमें से हमने लेस किया था फिक्स्ड कॉस्ट, तो हमारा क्या आया था, प्रॉफिट। चलिए, अब कुछ वेरिएबल्स, कुछ चीजें हमें कैलकुलेट करनी है, वो मैं आपको यहाँ पे दिखा रहा हूँ। सबसे फर्स्ट थिंग यू नीड टू कैलकुलेट, आप लोगों को ये मैंने कहा था, क्या ध्यान रखो, मैं एक नया प्रोडक्ट अपना मार्केट में लॉन्च कर रहा हूँ, न्यू प्रोडक्ट इज टू बी इंट्रोड्यूस्ड। तो उस नए प्रोडक्ट को इंट्रोड्यूस करने में मुझे क्या क्या चर्चाएं करनी है, उसके ऊपर बात होती है। द फर्स्ट थिंग आई एम इंट्रोड्यूसिंग इज कॉल्ड एज पीवी रेशियो, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, आपके पेपर में कंपलसरी है कि ये टॉपिक आएगा। पीवी रेशियो, व्हाट डू यू मीन बाय पीवी रेशियो? पीवी रेशियो की फुल फॉर्म मैं यहाँ लिख देता हूँ, प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो। प्रॉफिट
वॉल्यूम रेशो आप इसके नाम से कनेक्ट करो, हमेशा ज्यादातर पढ़ाई जो मैंने आप लोगों को कराई है वो नाम से ही कनेक्ट करके कराई है। मार्जिनल कॉस्टिंग का टॉपिक चल रहा है। मार्जिनल कॉस्टिंग में एक तरीके से प्रॉफिट का मतलब कंट्रीब्यूशन और वॉल्यूम का मतलब सेल्स। इसके हिसाब से पीवी रेशो, पहली बात तो बता दूं, आंसर आता है परसेंटेज में, यानी इनटू 100 तो करना ही है। व्हाट इज द फॉर्मूला? कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। कंट्रीब्यूशन अपॉन में सेल्स इनटू 100। एक तरीके से जैसे आप लोग बचपन में जीपी रेशो पढ़ते थे, ग्रॉस प्रॉफिट रेशो पढ़ते थे, जो हमने हमारा यहाँ सीएस एग्जीक्यूटिव के सिलेबस में भी है। ग्रॉस प्रॉफिट रेशो वो क्या होता था कि मैं ग्रॉस प्रॉफिट कितना कमाता हूँ सेल्स के मुकाबले, ऐसे ही यहाँ पर है कि आपका कंट्रीब्यूशन कितना है सेल्स के मुकाबले। एक तरीके से आपकी प्रोडक्ट के मार्जिन का परसेंटेज, सिंपल सी बात है, आप कितना परसेंट, आपके इस प्रोडक्ट में कितना परसेंट मार्जिन है, ये बात हो रही है अगर आम भाषा में बोलूं तो। अब ये मैं आपको बता दूं, आप चाहो तो कंट्रीब्यूशन यहाँ पे टोटल अमाउंट भी रख सकते हो कंट्रीब्यूशन और सेल्स का, या फिर पर यूनिट वाले अमाउंट भी रख सकते हो। पर यूनिट क्या होता है? वही सिंगल यूनिट का। तो मैं यहाँ पे छोटा सा यहाँ पे लिख देता हूँ, आप अगर चाहें तो मतलब आंसर देखो, जो परसेंटेज जो रिलेशनशिप होगा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन सेलिंग प्राइस पर यूनिट में करोगे तब भी आंसर सेम रहेगा। जो परसेंटेज रिलेशनशिप है वो तो सेम ही रहेगा। इसीलिए इस पीवी रेशो को हम लोग कंट्रीब्यूशन, सिंपल भाषा में, आम भाषा में कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो भी कह देते हैं। क्या कह देते हैं? कंट्रीब्यूशन सेल्स रेशो। अब समझिए, अगर मेरा, देखिए अगर कुल मिला के सेल्स और कंट्रीब्यूशन के बीच में क्या चीज आती है? वेरिएबल कॉस्ट आता है। सेल्स और मेरे मार्जिन के बीच में वेरिएबल कॉस्ट आता है। सो आई कैन आल्सो से, मैं आपको सारी इंटरप्रिटेशंस क्लियर करके बता रहा हूं कि 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज इक्वल टू पीवी रेशो। 1 माइनस वेरिएबल कॉस्ट रेशो इज इक्वल टू पीवी रेशो। व्हाट इज 1? तो हर चीज अपने आप में 100 या 1 ही होती है। अब अगर मैं कहूं कि मेरे प्रोडक्ट को बनाने में मुझे 60% कॉस्ट लगती है, दैट मींस 40% इज माय मार्जिन। बात समझे आप लोग? अगर 60% कॉस्ट लगती है तो 40% मार्जिन है। आप जैसे मर्जी कहते हैं। अगर क्वेश्चन आपको कहता है कि 30% इज माय मार्जिन, दैट मींस इस प्रोडक्ट को बनाने में 70% कॉस्ट लगती है। 1 माइनस पी, अब ये भी बोल सकते हैं ना, 1 माइनस पीवी रेशो इज इक्वल टू वेरिएबल कॉस्ट रेशो। मैं साथ के साथ एक एग्जांपल जो है वो चलाना चाह रहा हूँ। वो एग्जांपल ये है कि मान लीजिए मेरे प्रोडक्ट का सेलिंग प्राइस जो है वो 50 होता है। इस प्रोडक्ट को बनाने में मुझे 30 रुपए लगते हैं। चलिए बताइए कंट्रीब्यूशन क्या हुआ? सेलिंग प्राइस माइनस वेरिएबल कॉस्ट, इसका मतलब मेरा कंट्रीब्यूशन हो गया 20 रुपए। नाउ आई एम कैलकुलेटिंग पीवी रेशो। नाउ व्हाट इज पीवी रेशो? मेरा कंट्रीब्यूशन पर यूनिट अपॉन में सेलिंग प्राइस पर यूनिट इनटू 100। चलिए कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 20 रुपए हो गया। सेलिंग प्राइस कितना हो गया? 50 रुपए हो गया इनटू 100। आप लोग कैलकुलेट कर लीजिए अपने कैलकुलेटर में, हथियार पे। देखिए जी, 20 रुपए का कंट्रीब्यूशन 50 की सेल पे, इसका मतलब मेरा पीवी रेशो निकल कर आ रहा है 40%। समझ में आया आप लोगों को? मैं ये इंटरप्रेट कर सकता हूं यहाँ पे कि अगर 40% मेरा मार्जिन है, इसका मतलब 60% मेरी वेरिएबल कॉस्ट होगी। आप लोग ये भी तो देख सकते हो, 30-50 का कितना है? 60%। यार ऑब्वियसली सेल्स और कंट्रीब्यूशन के बीच में वेरिएबल कॉस्ट ही तो है, तो जितना कंट्रीब्यूशन है उसके अलावा बाकी मेरा वेरिएबल कॉस्ट हो। चलिए अगली बात बताता हूं। ये जो पीवी रेशो है, पीवी रेशो ही चल रहा है। अगर ये उसका दूसरा फॉर्मूला बता रहा हूं, अगर क्वेश्चन में 2 पीरियड्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, अगर 2 पीरियड्स की इंफॉर्मेशन गिवन है, हम लोगों ने काफी बार देखा है जब भी 2 पीरियड्स की इंफॉर्मेशन होती है तो चेंज के जरिए कहीं ना कहीं आंसर को निकाला जाता है। तो इस केस में मेरा फॉर्मूला क्या हो जाएगा? पीवी रेशो का ही फॉर्मूला लिख रहा हूं। देखिए चेंज इन प्रॉफिट, आपको 2 चीजें दे रखी होंगी 2 साल के
हर साल का प्रॉफिट, हर साल की सेल, तो चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल्स ऑब्वियसली लास्ट में इनटू 100। ध्यान रखिएगा, फॉर्मूलेस को ध्यान रखिएगा, कोई भी चीज रटनी नहीं है, नाम से कनेक्ट करो। और जहां तक थोड़ा बहुत दिमाग में टिकने की बात है, अपने आप क्वेश्चन कराऊंगा, आपको सारी चीजें याद होती रहेंगी, इतना कुछ मुश्किल नहीं है। हमने स्टैंडर्ड कॉस्टिंग कर लिया, तो हमारे लिए ये क्या है, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, ये आप तब यूज कर सकते हो सिंगल ईयर की इंफॉर्मेशन है। अगर 2 सालों का दोनों सालों का प्रॉफिट, दोनों सालों की सेल दे रखी है, तो चेंज इन प्रॉफिट अपॉन में चेंज इन सेल्स इनटू 100। कई बार कुछ कंफ्यूजन आती है कि बच्चे मेरे से पूछते हैं, सर आपने प्रॉफिट कहीं गलती से तो नहीं लिख दिया? मार्जिनल कॉस्टिंग में चर्चा तो कंट्रीब्यूशन के ऊपर होती है, तो आप चेंज इन कंट्रीब्यूशन अपॉन चेंज इन सेल्स करते हैं। रुकिए, मेरा यकीन मानिए, ये प्रॉफिट ही है, ये कंट्रीब्यूशन नहीं है। इस टाइप का कोई क्वेश्चन आएगा, मैं आपको वेरीफाई करा दूंगा कि ये प्रॉफिट ही है। इससे जो पीवी रेशियो निकलेगी, उसको जब आप सेल्स पे लगाओगे तो कंट्रीब्यूशन निकलेगा, और अल्टीमेटली कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट का जो फर्क होगा, दैट विल बी योर फिक्स्ड कॉस्ट। कंट्रीब्यूशन और प्रॉफिट का जो फर्क होगा, दैट विल बी योर फिक्स्ड कॉस्ट। क्या आपको पीवी रेशियो समझ में आई? इस तरीके से समझ में आई? अगर इसका भी आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल चाहिए तो लीजिए, मैं आपको वो भी दे देता हूं। अगर मैं बात करूं 2015 में और 2016 में, तो ये सेल्स और ये प्रॉफिट। 2015 में मेरी सेल थी 50 लाख की, प्रॉफिट था मेरा 4.5 लाख का। 2016 में मेरी सेल हो गई 70 लाख की, और प्रॉफिट मेरा हो गया मान लीजिए 6,50,000 का। अब मेरे को पीवी रेशियो निकालनी है, यानी मेरा कंट्रीब्यूशन कमाने का रेट, मेरा कंट्रीब्यूशन कमाने का दर, चेंज इन प्रॉफिट डिवाइड बाय चेंज इन सेल। चेंज इन प्रॉफिट मेरा हो रहा है 6.5 लाख माइनस 4.5 लाख, यानी 2 लाख। 6.5 लाख माइनस 4.5 लाख यानी 2 लाख, डिवाइड बाय चेंज इन सेल यानी 70 लाख माइनस 50 लाख, 20 लाख। अब ये अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो आंसर आ रहा है 10%। इसका मतलब इस काम में मेरा सिर्फ 10% का मार्जिन है। अब मैंने आपको बात बताई थी, ये मैं इसी क्वेश्चन में वेरीफाई करा रहा हूं कि सच में ये चेंज इन प्रॉफिट ही देखना है। देखो कैसे, अच्छा मुझे इस क्वेश्चन में फिक्स्ड कॉस्ट निकालने के लिए बोला गया। देखिए कैसे करूं, किसी आपकी जो पीवी रेशियो आई है उसको किसी भी साल की सेल्स में लगा के देख लीजिए। किसी, मैंने लिख दिया पुट इन सेल्स, किसी भी साल की सेल्स में लगा के देख लीजिए। अब मान लीजिए मैं बात कर लेता हूं 2016 की। 2016 में आपकी सेल्स कितनी है? 70 लाख है। सेल्स अगर 70 लाख है तो पीवी रेशियो लगाइए, तो बताइए कंट्रीब्यूशन कितना होगा? पीवी रेशियो मेरी 10% है, इसका मतलब 7 लाख मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। 7 लाख मेरा कंट्रीब्यूशन होगा। इसमें आपका प्रॉफिट कितना आ रहा है? 7 लाख तो नहीं आ रहा ना, इसका मतलब 10% प्रॉफिट नहीं था, कंट्रीब्यूशन था। प्रॉफिट कितना आ रहा है? 6.5 लाख आ रहा है। इसका मतलब 7 लाख माइनस 6.5 लाख। इस क्वेश्चन में आपकी फिक्स कॉस्ट जो है वो आपकी 50,000 है। यही चाहे तो आप दूसरे साल में भी लगा के देख लीजिए, यकीनन आपकी फिक्स कॉस्ट 50,000 ही आएगी। देखिए 2015 में आपकी सेल्स है 50 लाख, आपकी पीवी रेशियो है 10% के हिसाब से आपका कंट्रीब्यूशन कितना हो गया? 50 लाख का 10% यानी 5 लाख का मेरा कंट्रीब्यूशन। इसमें से आप अपनी जो एक्चुअल प्रॉफिट फिगर है, प्रॉफिट फिगर कितनी दे रखी है? 4.5 लाख। तो यहाँ पे भी वेरीफाई कर सकते हो कि फिक्स कॉस्ट आ रही है 50,000। चलिए पीवी रेशियो के ऊपर हमने काफी चर्चा कर ली, आई होप आपको समझ में आया होगा। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं। नेक्स्ट चीज जो मैं आपको कैलकुलेट करना दिखा रहा हूँ वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है, और कहीं ना कहीं उसके हिसाब से टॉपिक को बनाया गया है, और उसी का ये टॉपिक का नाम भी वही है। मैं बात कर रहा हूँ इज टू कैलकुलेट ब्रेक इवन। ब्रेक इवन पॉइंट मैंने आपको अभी भी बताया था कि इस टॉपिक को हम लोग ब्रेक इवन एनालिसिस भी कहते हैं। अब हम चर्चा करते हैं कि ब्रेक इवन क्या होता है, ब्रेक इवन को हम क्या क्या कह सकते हैं। चलिए, सो ब्रेक इवन शब्द आपने पहले भी सुना होगा, इकोनॉमिक्स में सुना होगा ब्रेक इवन आ जाना। ठीक है, चलिए ब्रेक इवन का मतलब क्या होता है, आई होप आप लोग बता सकते हैं।
अब जो ट्रेडिशनली जो देहाती डेफिनेशन जो चलती आ रही है ब्रेक इवन की, हर बच्चा ये कहता है सर ब्रेक इवन मतलब नो प्रॉफिट नो लॉस। चलिए मैं भी लिख देता हूँ, जिस मैं इसको जैसे जैसे समझाऊंगा वैसे वैसे नोट कीजिएगा, क्योंकि कई बार ऐसे भी एमसीक्यू क्वेश्चंस है ब्रेक इवन पॉइंट इज, नीचे 5 पॉइंट लिखिए, आपको बताना है कि इन पांचों में से कौन कौन से जो पॉइंट्स है वो ब्रेक इवन पॉइंट को जस्टिफाई करते हैं, बताते हैं। नो प्रॉफिट नो लॉस, एक तरीके से मेरे पास भले ही मुनाफा ना हो लेकिन मुझे नुकसान भी ना हो, तो उसको कहते हैं ब्रेक इवन पॉइंट। और देखा जाए अगर सिंपल भाषा में, लॉजिकल भाषा में, देसी भाषा में कहूं तो मैं कहूंगा मेरे बिजनेस का स्टेबिलिटी पॉइंट, मेरे बिजनेस का इक्विलिब्रियम पॉइंट, एक तरीके से वो पॉइंट। हर बिजनेस सबसे पहले, बिजनेस का सबसे पहला टारगेट होता है कि वो पॉइंट आ जाए जहां पर भले ही उसे प्रॉफिट ना हो लेकिन उससे नुकसान भी ना हो, कम से कम। सबसे पहली दुआ भगवान से ये होती है। और ये पॉइंट तब आता है बेसिकली जहां पर आपका टोटल रेवेन्यू, आपका टोटल रेवेन्यू, रेवेन्यू क्या होता है? जो आपके पास पैसा आता है, आपकी कलेक्शन, एक तरीके से आपकी सेल्स। जब आपके रेवेन्यू आपकी टोटल कॉस्ट के बराबर हो जाए तो वो पॉइंट जो है, वो सिचुएशन जो है वो ब्रेक इवन सिचुएशन है, जहां पर आपका सारा खर्चा निकल गया। प्रॉफिट तो बाद में देखेंगे। हर बिजनेस की सबसे पहले यही ख्वाहिश है कि भगवान मेरा खर्चा निकल जाए, जो मैं खर्चा अपने काम में लगा रहा हूं वो मुझे सारा वापस मिल जाए रेवेन्यू के तौर पे। प्रॉफिट ना भी आए कुछ साल तो चलेगा। और ज्यादातर बिजनेस में आपको बता दूं, जितने भी बिजनेस होते हैं, क्योंकि जो बहुत बड़े बड़े बिजनेस हो गए वो तो हो गए, लेकिन जब भी उन्होंने स्टार्ट किया होगा सबसे पहले तो वो ब्रेक इवन के लिए तरसे होंगे। यानी सबसे पहले तो भैया बड़े साल बड़ी मेहनत करनी पड़ती है कि कम से कम वो स्थिति पे हमारा बिजनेस पहुंच जाए कि जब हमें सारा अपना खर्चा निकल जाए। और कई बार निकल जाता है तो बहुत अच्छी बात है, कई बार नहीं निकलता तो गिव अप करके बंदा अपना बिजनेस बंद भी कर देता है, ऐसा भी होता है। चलिए, सो ये भी टोटल रेवेन्यू जहां मेरा टोटल कॉस्ट है। अब ये मैं डिफरेंट तरीकों से इस बात को समझा रहा हूं। एक पॉइंट और कह सकते हैं जहां पे आपका कंट्रीब्यूशन, जहां पे आपका टोटल बिजनेस का कंट्रीब्यूशन आपके बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर हो जाए। अब देखिए ये भी तो हमने पढ़ा था, यहाँ पर ये टेबल बनाई थी कि सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू कंट्रीब्यूशन माइनस फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू प्रॉफिट। तो अगर ये दोनों चीजें बराबर आ जाए तो प्रॉफिट तो जीरो आ गया। तो ऐसे भी मैं अपने ब्रेक इवन पॉइंट को एक्सप्लेन कर सकता हूँ। अच्छा, यहाँ पर मुझे बात ध्यान है, जैसे कंट्रीब्यूशन निकालना पड़ता है पीवी रेशियो वगैरह में, तो कंट्रीब्यूशन को आप ऐसे भी निकाल सकते हो उल्टा। अगर चलो यानी फिक्स्ड कॉस्ट में अगर प्रॉफिट ऐड कर दो तो भी कंट्रीब्यूशन आ सकता है। देख रहे हैं ना, कंट्रीब्यूशन अगर निकालना है प्रॉफिट में फिक्स्ड कॉस्ट को ऐड कर दो तो भी आ सकते हैं। चलिए अब ब्रेक इवन पॉइंट को एक तरीके से और समझाता हूँ। ब्रेक इवन पॉइंट, मैं थोड़ा चीजों को शब्दों से कनेक्ट करने वाला इंसान हूं। पॉइंट वर्ड जो है वो बेसिकली यूनिट्स को कनेक्ट करता है। तो मैं यहां पे लिख रहा हूं नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड। मैं कितनी यूनिट्स बेचूं, यूनिट्स टू बी सोल्ड को हम लोग इस चैप्टर में वॉल्यूम शब्द कह के डिनोट करते हैं। नंबर ऑफ यूनिट्स टू बी सोल्ड सो दैट टोटल कॉस्ट इज रिकवर्ड। क्या मतलब हुआ, हिंदी में बोलता हूं, मैं कितने यूनिट्स बेचूं कि मेरे बिजनेस का सारा खर्चा निकल जाए। अब सबसे पहला टारगेट, आप बताओ बिजनेस में ये नहीं होता तो और क्या होता है? सबसे पहले तो मेरी कामना ही होती है भगवान मेरा खर्चा निकल जाए। तो मैं कितनी यूनिट्स बेचूं कि मेरा सारा खर्चा निकल जाए। समझ में आई बात को? जब आप एक नया प्रोडक्ट लॉन्च करने की सोच रहे हैं तो आपके दिमाग में ये चर्चा आ रही है कि मुझे इस प्रोडक्ट के कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे कि कम से कम मेरा खर्चा तो निकल जाए। अब मैं अपने उसी एग्जांपल को कंटिन्यू कर रहा हूं और अब उसी के जरिए मुझे ब्रेक इवन पॉइंट, मैं इसका फॉर्मूला नहीं बता रहा, आप लोग खुद बताओ। देखिए एग्जांपल देखिए, क्या था, मैं अपने प्रोडक्ट को 50 रुपए की सेलिंग प्राइस पे बेच रहा हूं और उसको बनाने में 30 रुपए की वेरिएबल कॉस्ट आ रही है। आप लोगों ने बताया था सॉरी कि हमारा कंट्रीब्यूशन हो गया 20 रुपए। अब आगे की बातें मैं बोलता हूं।
मान लीजिए हमारे बिजनेस में फिक्स्ड कॉस्ट, हर महीने मेरे बिजनेस की फिक्स्ड कॉस्ट आ रही है 2 लाख रुपए। अब मेरा टारगेट है कि ये 2 लाख रुपए रेंट के नाम पे या सैलरी के नाम पे जो मैं लगा रहा हूँ मेरे को ये वापस मिल जाए। मैं चाहता हूँ कि मैं ये 2 लाख रुपए कमा लूँ। आप बताइए, मैं आपको बहुत उस बात बोल रहा हूँ, तरीके से बोल रहा हूँ कि आप आंसर बता पाएंगे। मुझे 2 लाख रुपए कमाने हैं, मैं हर प्रोडक्ट को बेचकर 20 रुपए कमाता हूँ, मैं कितने यूनिट्स बेचूं कि मुझे 2 लाख रुपए मिल जाए? मैं हर प्रोडक्ट पे 20 रुपए कमाता हूं, मैं कितने यूनिट्स बेचूं कि मुझे 2 लाख रुपए मिल जाए? जाहिर है आप लोग बोलेंगे सर 2 लाख को 20 से डिवाइड कर दो। हाँ जी, तो करिए ना, कैलकुलेटर भी आपके पास है। अगर मुझे 2 लाख रुपए कमाने हैं, हाथ के हाथ करिए साथ के साथ कि 20 रुपए का मार्जिन है तो मैं कितने यूनिट्स बेचूं। यहां पे निकल कर आ रहा है 2 लाख डिवाइड बाय 20। अगर यानी मैं 10,000 यूनिट्स बेच लेता हूं, 10,000 यूनिट्स बेचने में अगर मैं कामयाब हो जाता हूं तो मेरा सारा खर्चा निकल जाएगा। दिस इज ब्रेक इवन। ठीक है, अब इसी की तरीके से फॉर्मूला क्या बना, ये लिख देता हूं फॉर्मूले को। मैं डायरेक्टली फॉर्मूला लिखने के फेवर में कभी नहीं हूं क्योंकि आप उससे फॉर्मूला रट लोगे। आप लोगों ने खुद ही निकाला, मैंने कुछ नहीं किया। फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। एक यूनिट पे जो कंट्रीब्यूशन आ रहा था उसको डिनोमिनेटर में रखा और फिक्स्ड कॉस्ट जो कि हमेशा टोटलिटी में ही होती है उसको न्यूमरेटर में रखा। अच्छा, अब आप लोगों का ये डाउट भी आ सकता है कि सर आपने फिक्स्ड कॉस्ट क्यों न्यूमरेटर में रखा है, आप तो कह रहे टोटल कॉस्ट वसूलनी है। अरे भैया, तो मैंने डिनोमिनेटर में भी तो मार्जिन रखा है। जब मैं बोल रहा हूँ हर प्रोडक्ट पे मुझे 20 रुपए का मार्जिन बचता है तो वेरिएबल कॉस्ट तो मैंने ऑलरेडी निकाल ली ना, उसके बाद बात करिए। वैसे भी एक बात बताऊं, चलो चर्चा हो रही है फिक्स्ड कॉस्ट के ऊपर, हमने न्यूमरेटर रखा। हर बिजनेस की मेन टेंशन फिक्स्ड कॉस्ट है। हर बिजनेस की मेन टेंशन जो है वो फिक्स्ड कॉस्ट है कि जो रेंट है, जो सैलरीज है वो कैसे निकले। क्योंकि असल में है क्या कि वो चीजें जो है वो फिक्स्ड है, काम चले या ना चले उनकी मार तो हमारे सर पे पड़ती रहती है। तो वो मेन टेंशन है हमारे लिए। फॉर एग्जाम्पल, आई एम रनिंग अ कोचिंग इंस्टीट्यूट। मेरा एक जो ओनर है इंस्टीट्यूट के, वो मुझसे कहते हैं, आई एम अ फैकल्टी देयर, मुझसे कहते हैं सर आजकल जो बुक्स मटेरियल की कॉस्ट बहुत आ रही है, मार्कर्स बहुत लग रहे हैं, वो इंक विंक का खर्चा बहुत आ रहा है। मैं उन्हें ये बोलता हूँ सर अगर आपकी बुक्स का खर्चा ज्यादा आ रहा है, बुक्स ज्यादा बन रही हैं, तो आपको दुखी नहीं, आपको खुश होना चाहिए कि आपके बच्चे स्टूडेंट्स आपके बढ़ रहे हैं तो आपकी बुक जो है ज्यादा छप रही है। तो दिस इज अ वेरिएबल कॉस्ट। व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? जिसको हम रनिंग चार्जेस भी कहते हैं, जो आपके काम के ऊपर डिपेंड कर रहा है। तो वो तो इसलिए लग रहे हैं क्योंकि काम हो रहा है। मैं उन्हें कहूंगा सर आपको अगर बुक्स की खर्चे की इतनी चिंता हो रही है तो सलाह ये है कि अपने इंस्टीट्यूट बंद कर दो। आपको सर मेन चिंता होनी चाहिए रेंट की, सैलरीज की। क्यों? बच्चा एक हॉल है जिसका रेंट दे रहे हो महीने का 50,000, इसमें बच्चे एक बैठेगा या 60 बैठेंगे, रेंट तो आपको 50,000 ही देना पड़ेगा। तो अब कोशिश करो अपना काम बढ़ाओ। ब्रेक इवन पॉइंट वो पॉइंट हो गया कि उनके पास इतने बच्चे आ जाए कि उनकी फिक्स्ड कॉस्ट वगैरह कवर हो जाए। तो मेन टेंशन ऑफ द बिजनेस, एनी बिजनेस, इज फिक्स्ड कॉस्ट। समझे आप लोग? चलिए एक और चीज, नेक्स्ट बात हम करें, जो ब्रेक इवन पॉइंट है अभी जो आपने निकालना सीखा, यहां मैं एक बार उसको दोबारा लिख देता हूं। आपने जो अभी ब्रेक इवन पॉइंट लिखा, पॉइंट वर्ड यूनिट्स को डिनोट करता है। आपने जो कैलकुलेशन करी वो यूनिट्स में करी कि मैं कितने यूनिट्स बेचूं, जिसका आंसर आप लोगों ने अभी अपने एग्जांपल के हिसाब से आई थिंक निकाला था 10,000 यूनिट्स। चलिए अब इसी चीज को रुपीज में भी निकालना पड़ सकता है। ये हमारा सेकंड पॉइंट था, फर्स्ट पॉइंट था पीवी रेशियो। इसी चीज को रुपीज में भी निकालना पड़ सकता है। दैट मींस क्वेश्चन इज सेइंग यू टू कैलकुलेट ब्रेक इवन पॉइंट इन रुपीज। दैट मींस वो कह रहा है कितने रुपए की सेल करूं, या पूछा था कितनी यूनिट्स बेचूं कि खर्चा निकल जाए, या कह रहा है कितने रुपए की सेल करूं कि खर्चा निकल जाए। दैट मींस आई कैन सिंपली से इट एज द क्वेश्चन इज आस्किंग यू टू कैलकुलेट ब्रेक इवन सेल्स। नाउ कई बार क्वेश्चन में यू हैव टू डिसाइड आल्सो कि the question is asking break even point in units or in rupees.
सो बेसिकली कुछ वर्ड्स मैं आप लोगों को बता रहा हूँ, जैसे अगर वो यूनिट्स में पूछ रहा है तो वो वर्ड यूज करेगा ब्रेक इवन पॉइंट यूज करो, पॉइंट ब्रेक इवन यूनिट्स, या फिर एक वर्ड आता है ब्रेक इवन। कुछ यूनिट्स के लिए कुछ वर्ड हैं जो जनरली यूज किए जाते हैं, जैसे कि वॉल्यूम, लेवल, ब्रेक इवन लेवल, वॉल्यूम, लेवल, ये ऐसे शब्द हैं जो यूनिट्स को डिपेंड करते हैं। सेल्स वर्ड ईएस एंड में लग जाए, दैट मींस वो आपसे अमाउंट में सेल्स पूछ रहा है। सिंपल, वो आपसे कह रहा है कि मैं कितने रुपए की सेल करूं, भैया अभी अभी हमने डिसाइड करा कि हम 10,000 यूनिट्स बेचे, मुझे कितने की बेचूं, अरे जितना सेलिंग प्राइस है उससे मल्टीप्लाई कर दो। ब्रेक इवन पॉइंट आप लोगों ने निकाल दिया यूनिट्स में, वो पूछ रहा है कितने रुपए की सेल करूं, तो जो एक यूनिट को बेचने की सेलिंग प्राइस है आप उसको कैलकुलेट कर लीजिए। आपने कहा कि एग्जांपल चल रहा है कि मैं 10,000 यूनिट्स बेच लूंगा तो मेरा खर्चा निकल जाएगा, एक यूनिट्स आपकी 50 रुपए में बिक्री है, इसका मतलब अगर आप 5 लाख रुपए की सेल कर पाते हो, 5 लाख रुपए की बिक्री कर पाते हो, तो आपका काम निकल गया। समझ में आया? बहुत ही लॉजिकल चल रहा है। चलिए, ब्रेक इवन पॉइंट अगर आपको रुपीस में निकालना है तो इसका और तरीका, आंसर यही आएगा, देखिएगा, वो ये है फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय पीवी रेशियो। आप लोगों ने पीवी रेशियो भी कैलकुलेट करी थी। पीवी रेशियो, एक बात समझिए, व्हाट इज पीवी रेशियो? अरे पीवी रेशियो कंट्रीब्यूशन का ही तो एक एक्सप्रेशन है, परसेंटेज एक्सप्रेशन ऑफ कंट्रीब्यूशन। तो भैया जब यूनिट पे कर रहा था तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट ले रहा था, अब पीवी रेशियो ले रहा हूं। सो पीवी रेशियो इज नथिंग बट कंट्रीब्यूशन बट इन परसेंटेज, एंड परसेंटेज आंसर आपको हमेशा रुपीस में देगा। अब यहां पे सॉल्व करिए, फिक्स्ड कॉस्ट आपकी थी 2 लाख रुपए, पीवी रेशियो आपका था 40%। अब ये लिखा है कि आप 40% का मार्जिन कमाते हो, इसे कैलकुलेट करो, 2 लाख डिवाइड बाय 40%, अगेन द आंसर इज कमिंग आउट एज 5 लाख। तो देख लो सेम तो आ रहा है, सही तो कहा था मैंने। सो आप डायरेक्टली शॉर्टकट फॉर्मूला आप लोग आगे से ये यूज करेंगे, कर तो ये भी सकते हैं लेकिन शॉर्टकट एमसीक्यू है ना हमारा। अब क्या इंफॉर्मेशन के बेस पे क्या मांगा है आपको देखना पड़ेगा, एमसीक्यू क्वेश्चन की प्रैक्टिस हम लोग करेंगे, साथ साथ कर रहे हैं। इसलिए आगे से एक बात नोट डाल के स्पेसिफिकली बता रहा हूं, इसको ध्यान रखिए। अगर आंसर यूनिट्स में चाहिए तो ज्यादातर आप देखोगे मार्जिनल कॉस्टिंग में वी विल यूज कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, अगर आंसर रुपीस में चाहिए सो वी विल यूज पीवी रेशियो इन परसेंटेज। ये वाली बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा, अगर यूनिट्स में आंसर चाहिए तो कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, रुपीस में चाहिए तो पीवी रेशियो आपको यूज करना है परसेंटेज। समझ में आया? चलो आगे बढ़ते हैं। the next calculation I need to do is desired sales volume। सारी चीजों को ध्यान से देखना, क्योंकि सब कॉस्टिंग में थ्योरी इज नॉट अ प्योर थ्योरी जिसको रटना पड़े, सारी प्रैक्टिकल डिपेंड करती है। मैंने आपको थ्योरेटिकल इंफॉर्मेशन पहले ना देकर आपको प्रैक्टिकल में पहले सारा समझाऊं, वो भी विद एन एग्जांपल। डिजायर्ड सेल्स वॉल्यूम व्हेन अ फिक्स्ड प्रॉफिट इज डिजायर्ड, आपको एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट कमाने की तमन्ना है। अब मैंने क्या सोचा, अगर मुझे अपना खर्चा निकालना है तो मुझे कितना बेचना पड़ेगा। अब मैं कह रहा हूं कि मुझे खर्चे के साथ साथ एक प्रॉफिट भी कमाना है तो मुझे कितना बेचना पड़ेगा, ये आपका सवाल है। अब ये कैलकुलेशन आप चाहे तो यूनिट्स में भी कर सकते हैं, रुपीस में भी। पहले फॉर्मूला देखिए, अगर यूनिट्स में करनी है, चलिए यूनिट्स के ऊपर बात करें। पहले आपका ब्रेक इवन पॉइंट का फॉर्मूला था फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन। आपका टारगेट था कि आपको फिक्स्ड कॉस्ट वसूलनी है। अब फिक्स्ड कॉस्ट के साथ साथ आपको एक डिजायर्ड प्रॉफिट भी कमाने का मन है कि मुझे इतना प्रॉफिट कमाना है, तो आपको कितनी यूनिट्स बेचनी पड़ेगी, यही तो सवाल है। जैसे कि मैं अपने एग्जांपल में कंटिन्यू करता हूं और आप लोगों को बोलता हूं कि मुझे 75,000 रुपीस का प्रॉफिट कमाने का मन है, तो मैं कितनी यूनिट्स बेचूं, ये आपसे सवाल है। तो कैसे निकालेंगे? फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट। ये डीपी को डिस्प्ले पिक नहीं है फेसबुक वाली, ध्यान रखिएगा। क्या है? डिजायर्ड प्रॉफिट। फिक्स्ड कॉस्ट मेरा महीने की फिक्स्ड कॉस्ट थी 2 लाख, जिसके ऊपर मुझे 75,000 का मुनाफा भी कमाना है, तो कुल मिला के 2,75,000 कमाने, और हर यूनिट पे आपको 20 रुपए बच रहे हैं। तो कितने यूनिट्स बेचने पड़ेंगे? 2,75,000 डिवाइड बाय 20, आपको
13,750 यूनिट्स बेचने पड़ेंगे। समझ में आया? अब वही इसको भी रुपीस में निकाल सकता हूँ। अब रुपीस में निकालने के लिए वही या तो इस आंसर को सेलिंग प्राइस से मल्टीप्लाई कर लो या अगेन फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट डिवाइड बाय पीवी रेशियो। आप चाहे तो वो भी कर लें, रुपीस में भी निकाल लें इस आंसर को। अब मेरा 2,75,000 न्यूमरेटर में, डिनोमिनेटर में मेरा 40% यानी 2,75,000 डिवाइड बाय 40%, मुझे 6,87,500 रुपीज की सेल करनी पड़ेगी। ये अमाउंट आप वैसे भी वेरीफाई कर सकते हैं, 13,750 इंटू 50 रुपये, 6,87,500। समझ में आया? The next calculation we need to do is again important and is called as margin of safety. मार्जिन ऑफ सेफ्टी। अब बात करते हैं कि क्या है। देखिए अगेन नाम से कनेक्ट करो, मार्जिन, मार्जिन मीन समथिंग एक्स्ट्रा, सेफ्टी समथिंग एक्स्ट्रा। सुनिए, क्या ब्रेक इवन सेल करके आपको प्रॉफिट होता है? नहीं सर, हमें तो प्रॉफिट नहीं होता, हम सिर्फ खर्चा ही निकाल पाते हैं ब्रेक इवन करके। तो क्या सारी जिंदगी आपने ऐसे चलानी है? नहीं सर, हम प्रॉफिट कमाना चाहते हैं। बेसिकली आपको कोशिश करनी पड़ेगी कि आप ब्रेक इवन से ज्यादा बेच पाओ। जितना आप ब्रेक इवन से ज्यादा बेच पाते हो, दैट इज कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। दैट मींस इफ आई डू दिस, एक्चुअल सेल्स में से आपकी ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दूं, दिस वुड बी कॉल्ड एज मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स। दिस कैन आल्सो बी कैलकुलेटेड इन रुपीस आल्सो और इन यूनिट्स आल्सो। मैं यूनिट्स में कैलकुलेट कर लूं तो एक्स्ट्रा सेल, सिंपली एक्स्ट्रा सेल अबव ब्रेक इवन। ब्रेक इवन से आप जितना ज्यादा बेच पाते हो, दैट इज मार्जिन ऑफ सेफ्टी। बात समझ में आई? जैसे कि हमारे जो मुझे ध्यान है, एग्जाम्पल को हम कंटिन्यू करते हैं, थोड़ी यहां पर लिख लेता हूं। एग्जाम्पल के हिसाब से हमारी जो ब्रेक इवन सेल आई थी वो 5 लाख रुपए की आई थी। वो 5 लाख रुपए की अगर मैं सेल कर लेता हूं तो मेरा खर्चा निकल जाएगा। मैं कहता हूं कि एक्चुअल में मैं सेल्स कर पाता हूं 9 लाख रुपए की। तो ये तो बहुत ही अच्छी बात है भैया, 5 लाख रुपए सेल कर रहे थे तो खर्चा निकल रहा था, यहाँ तो 9 लाख रुपए की सेल हो रही है। इसका मतलब आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी जो निकल कर आ गया वो आपका निकल कर आ गया 4 लाख। समझ में आया? एक और चीज है जो मैं यहाँ पर ही कैलकुलेट करके दिखा रहा हूं, वो है आपको मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशो निकालने के लिए भी बोल सकता है। रेशो मतलब क्या? परसेंटेज एक्सप्रेशन। क्या परेशानी है? मैं ये देखना चाहता हूं कि मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी कितना परसेंट आ रहा है। तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन में एक्चुअल सेल्स इनटू 100। मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन में एक्चुअल सेल्स इनटू 100। अब इस क्वेश्चन में ही जगह थोड़ी कम है, 4 लाख रुपए का मार्जिन ऑफ सेफ्टी है जबकि एक्चुअल सेल है 9 लाख की। तो मैं देखना चाह रहा हूं कितना परसेंट मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। 4 अपॉन 9 इंटू 100, ये बड़ा ही अजीब सा आंसर आ रहा है लेकिन आर्बिट्रेरली हमने लिया है 44.44%। 44.44%। इसी के साथ ये बात आपको समझ में आ गई। एक्स्ट्रा सेल, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, यहां पर भी जैसे पीवी रेशियो में कहा था, यहां पर भी नोट डाल के एक बात कह सकता हूं, टोटल सेल्स और मार्जिन ऑफ सेफ्टी एक्स्ट्रा सेल्स के बीच में क्या है? ब्रेक इवन है। अरे यही तो बात हुई है कि ब्रेक इवन से पहले कितना बेच सकते हो, यही तो बात हुई अभी यहां पर आपकी कि एक्चुअल सेल और ब्रेक इवन से, एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स अगर माइनस कर दोगे तो आपका एक्चुअल सेल्स में से ब्रेक इवन सेल्स माइनस कर दोगे तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी सेल्स आ जाएगा। तो एक्चुअल सेल और मार्जिन ऑफ सेफ्टी के बीच में क्या है? ब्रेक इवन पॉइंट। तो मैं यहां भी कह सकता हूं कि 1 माइनस ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो इज इक्वल टू मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो। आपने इस एग्जांपल में निकाला कि आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो है 44.44। इसका मतलब अगर, या उल्टे तरीके से अगर मैं ये कहूं कि 60% बिक्री करके मेरा ब्रेक इवन आता है, दैट मींस 40% आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है। उल्टा कह के अगर 44.44% आपका मार्जिन ऑफ सेफ्टी है, इसका मतलब 1 माइनस 44.4444 पूरा मैं कैलकुलेटर में दे रहा हूं,
दैट मीन्स 55.56% तकरीबन आपका ब्रेक इवन पॉइंट रेशियो है। इतनी परसेंट बिक्री करते हो तो खर्चा निकलता है, बाकी बिक्री करते हो तो प्रॉफिट आता है। लास्ट कैलकुलेशन है कि प्रॉफिट आपको कैलकुलेट करना आना चाहिए। अब प्रॉफिट आप चाहे तो ऐसे कैलकुलेट कर लें, अपनी टेबल बना के सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट गई, कंट्रीब्यूशन गया, फिक्स्ड कॉस्ट माइनस करी, प्रॉफिट आया। लेकिन भैया ये है लंबा काम और बड़े काम तो हम करते ही नहीं, हम शॉर्टकट लगाते हैं। एक तरीका वो भी था जो आपका डिजायर्ड सेल्स वाला जो फॉर्मूला था, अब उसमें आप चाहो तो इसको रिवर्स कर दो। अब डिजायर्ड सेल्स में अगर पीवी रेशियो मल्टीप्लाई कर दूं, जो भी हमारी एक्चुअल सेल्स थी, डिजायर्ड सेल्स में टोटल सेल लिखता हूं, माइनस फिक्स्ड कॉस्ट कर दूं तो भी मेरा प्रॉफिट आ जाएगा। आपको याद होगा ये फॉर्मूला लिखा गया था कि आपको जितनी सेल करनी है फिक्स्ड कॉस्ट प्लस डिजायर्ड प्रॉफिट अपॉन में पीवी रेशियो। इसको रिवर्स कर रहा हूं, सेल्स को पीवी रेशियो से मल्टीप्लाई कर रहा हूं, फिक्स्ड कॉस्ट लेस कर रहा हूं, डिजायर्ड प्रॉफिट आ जाएगा। या फिर अगेन एक शॉर्टकट, अगर आपको प्रॉफिट निकालना है तो डायरेक्टली ये वाला तरीका भी यूज कर सकते हैं। एक्चुअल सेल्स में आप लगा दीजिए मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो, उसके बाद अगेन उसमें लगा दीजिए पीवी रेशियो, आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा, आपका प्रॉफिट निकल कर आ जाएगा। अब एक्चुअल सेल्स में ध्यान दो, एक्चुअल सेल्स में पीवी रेशियो मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो अगर मल्टीप्लाई कर दूं तो मेरा मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट नहीं निकल कर आ गया। मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो क्या था, मार्जिन ऑफ सेफ्टी अपॉन में एक्चुअल सेल्स इनटू 100। अब दोबारा अगर इसको इससे मल्टीप्लाई कर दूंगा इन दोनों को तो यही तो निकल कर आ जाएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी मतलब एक्स्ट्रा सेल, एक्स्ट्रा सेल पे आप जितना परसेंट कंट्रीब्यूशन कमाओगे वो आपका प्रॉफिट ही तो है। एक्स्ट्रा सेल पे आप जितना परसेंट मार्जिन कमाओगे वो आपका कंट्रीब्यूशन ही तो है, आप सॉरी प्रॉफिट ही तो है। आप बोलोगे सर इससे तो कंट्रीब्यूशन आएगा, प्रॉफिट, बेटा कंट्रीब्यूशन में से क्या माइनस होता है, फिक्स कॉस्ट। आप बोलोगे सर फिक्स कॉस्ट भी तो लेस करो अभी, अरे फिक्स कॉस्ट तो ब्रेक इवन, जब ब्रेक इवन अचीव कर लिया तो फिक्स कॉस्ट तो निकल गई। जो एक्स्ट्रा सेल आपने कर पाए उस एक्स्ट्रा सेल पे आप जितना भी अपना मार्जिन कमाओगे मेरा खर्चा निकल गया। उसके बाद अगर मैं 1 रुपए की भी सेल कर लूंगा तो उस पे अगर मुझे 20 पैसे भी बचेंगे तो 20 पैसा मेरा प्रॉफिट होगा। समझ में आया? ये सारे रिलेशंस जो है वो आपको देखने हैं। जैसे कि हमारे क्वेश्चन में मुझे ध्यान है, एग्जांपल कंटिन्यू करता हूं, एक्चुअल सेल्स मैंने बोला 9 लाख, मार्जिन ऑफ सेफ्टी रेशियो हमारा आया था 44.444, पूरा आप लेना तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी का अमाउंट कितना हो गया, वैसे वो 4 लाख आया था लेकिन तब भी मैं आपको कैलकुलेट कर देता हूं, 9 लाख इंटू 44.4444%, ये 3,99,99,000। भैया इसको 4 लाख कर दो ना, 1 रुपए कहां लेके जाएंगे, 4 लाख। अब इसमें मुझे मल्टीप्लाई करना है पीवी रेशियो। मेरा पीवी रेशियो कितना था, 40% था, तो 4 लाख का 40% करूंगा, 4 लाख का 40%, ये मेरा प्रॉफिट निकल कर आ रहा है 1,60,000। अगर आपको इस कैलकुलेशन को वेरीफाई करना है तो आप इस टेबल पे लगा के देख लीजिए। मेरी सेल्स थी 9 लाख, सेल्स थी 9 लाख, वेरिएबल कॉस्ट वाज में 60%, तो माइनस कर रहा हूं 60%, कंट्रीब्यूशन आ गया 3,60,000। उसमें से मेरी फिक्स कॉस्ट थी 2 लाख, वो माइनस किया, प्रॉफिट आ गया 1,60,000। समझ में आया आप लोगों को? ये आपका पूरा है हमारा सीवीपी एनालिसिस। ये आपको डिटेलिंग है, ये आपको इसी तरीके से अभी हम एमसीक्यू ट्राई करेंगे इस चैप्टर में। डिफरेंट रिलेशनशिप्स आपको घुमाने पड़ेंगे, प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। आज जाके क्वेश्चन ट्राई करके देखिए अपने स्टडी मॉड्यूल से, और इसके बाद अगली क्लास में हम लोग तो क्वेश्चन करेंगे ही करेंगे। ये रिलेशनशिप्स आपको घुमाने हैं। दिस एनालिसिस, दिस डिटेलिंग इज कॉल्ड एज सीवीपी एनालिसिस। सो देखिए, इसको ही थोड़ा सा पीपीटी के जरिए, पावर पॉइंट के जरिए थोड़ा समझाने की कोशिश की गई है। सीवीपी एनालिसिस बेसिकली इट इंक्लूड्स कैलकुलेशन ऑफ प्रॉफिट वॉल्यूम रेशियो, जो कि क्या था, कंट्रीब्यूशन अपॉन सेल्स इनटू 100, डिजायर ब्रेक इवन पॉइंट, जो कि क्या था, यूनिट्स में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन कंट्रीब्यूशन पर यूनिट,
रुपीज में फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट अपॉन पीवी रेशियो, डिजायर्ड सेल्स, अब फिक्स्ड कॉस्ट के साथ साथ प्रॉफिट भी कमाना है तो फिक्स्ड कॉस्ट प्लस प्रॉफिट डिवाइड बाय कंट्रीब्यूशन पर यूनिट करोगे तो आंसर यूनिट्स में आएगा, पीवी रेशियो से डिवाइड करोगे तो आंसर रुपीज में आएगा। मार्जिन ऑफ सेफ्टी, एक्स्ट्रा सेल, और प्रॉफिट निकालने का आपको लास्ट में तरीका बता दिया घुमा के आप कैसे कर सकते हैं। चलिए इसके ऊपर थोड़ी और चर्चा करते हैं, बात करते हैं कि सीवीपी एनालिसिस और क्या होता है। सीवीपी एनालिसिस बेसिकली इसको आप ब्रेक इवन एनालिसिस भी कह सकते हो। बेसिकली मैंने इसको डिफाइन कर दिया, ब्रेक इवन एनालिसिस का मतलब हो गया एनालिसिस ऑफ ब्रेक इवन पॉइंट। और ब्रेक इवन पॉइंट क्या होता है ये मैंने आपको आज काफी डिटेल में बता दिया है। अच्छा पूरी बात करें तो क्या है ये, इट इज अ रिलेशनशिप ऑफ कॉस्ट विद सेल्स एंड प्रॉफिट। कॉस्ट, सेल्स और प्रॉफिट आपस में घूम फिर के बातें करते हैं। इसमें हमने स्टडी करनी होती है वॉल्यूम ऑफ सेल्स, वॉल्यूम मतलब कितने यूनिट्स बेच रहे हो, सेलिंग प्राइस कितने में बेच रहे हो, प्रोडक्ट मिक्स, अभी प्रोडक्ट मिक्स के ऊपर हमारी कोई चर्चा नहीं हुई है। वैसे लास्ट क्लास में अगर आपको ध्यान हो तो मैंने एक एग्जांपल दिया था लिमिटिंग फैक्टर का, जहां पे ऑप्टिमम मिक्स निकाला। मिक्स मतलब अगर आपके पास एक से ज्यादा प्रोडक्ट है तो कितना इससे बेचना है, कितना इससे बेचना है, आपस का जो मिक्सचर है दैट इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट मिक्स। तो ये भी हमने डिसीजन मेकिंग किया था, जो हमको ज्यादा फायदेमंद होता है हम वो ज्यादा बेचते हैं। वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट की बात करनी है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट की बात करनी है। कॉस्ट जो होती है हमारी, चाहे वो वेरिएबल कॉस्ट हो चाहे वो फिक्स्ड कॉस्ट हो, किन किन बातों पे डिपेंड करती है, ये आपसे एमसीक्यू में चीजें पूछी जा सकती है। वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्शन, अगेन वॉल्यूम मतलब कितने यूनिट्स हम बना रहे हैं। प्रोडक्ट मिक्स, कौन सा प्रोडक्ट बना रहे हैं, हर प्रोडक्ट की क्या होता है वेरिएबल कॉस्ट अलग अलग होती है। इंटरनल एफिशिएंसी, थोड़ा हमारी लेबर पर, हमारी कंपनी की कैपेसिटी, इन सब बातें भी डिपेंड करती है। अगर हमारी लेबर सुस्त होगी, काबिल नहीं होगी तो देर से काम करेगी, ज्यादा देर लगाएगी तो ज्यादा खर्चा भी होगा। मेथड्स ऑफ प्रोडक्शन, हम लोग क्या मेथड से, लेबर इंटेंसिव टेक्निक्स हम लोग फॉलो करते हैं या कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक्स हम लोग फॉलो करते हैं। साइज ऑफ प्लांट, काम छोटा है बड़ा है, ऑब्वियसली इस बात पर भी डिपेंड करता है। नेक्स्ट बात करें, सो ऑब्जेक्टिव्स, व्हाई यू आर कैलकुलेटिंग दिस सीवीपी एनालिसिस। मैं आपको ऊपर ऊपर से समराइज्ड, इट्स जस्ट अ प्रेजेंटेशन, और इसी से क्योंकि हम प्रैक्टिकल भी पढ़ चुके हैं डिटेल में और थोड़ा ऊपर ऊपर से थ्योरेटिकल बातें भी हो रही है, सो यू कैन समझ सकते हैं इसे। एंड इसके अलावा भी आप लोगों की सुविधा के लिए आप लोगों को स्टडी मॉड्यूल दिए गए हैं बुक्स से, और आपको बताया गया कि भाई अपनी मंदिर की किताबों को भी बिल्कुल इग्नोर मत करना। जो आपको अपने सीएसके इंस्टीट्यूट से जो स्टडी मटेरियल मिल रखा है उस पर भी आप लोग ध्यान दीजिए। आप लोग क्यों कर रहे हैं सीवीपी एनालिसिस, इससे आपकी प्रॉफिट की फोरकास्टिंग होती है। व्हाट इज फोरकास्टिंग, फोरकास्टिंग का मतलब होता है एक तरीके से एस्टिमेशन। परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन, हर प्रोडक्ट का एक परफॉर्मेंस इवैल्यूएशन आता है। वी कैन मेंटेन अ कंट्रोल ओवर अ प्रोडक्ट। कंट्रोल क्या होता है, नजर रखना, परफॉर्मेंस चेक करना। एसरटेनिंग वेरिएबल ओवरहेड्स, वेरिएबल ओवरहेड्स वर्ड लिखा है, वेरिएबल कॉस्ट लिख देता हूं। आपको इस टॉपिक की वेरिएबल कॉस्ट जानने को मिलती है। प्रिपेयरिंग फ्लेक्सिबल बजट, देखिए बजटरी कंट्रोल का एक टॉपिक आने वाला है जो हमने अभी नहीं पढ़ा है, वो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है। फ्लेक्सिबल बजट में क्या होता है, अलग अलग यूनिट्स पे अलग अलग कॉस्ट निकाल के दिखाई जाती है। अब जो यूनिट्स के हिसाब से कॉस्ट चेंज होती है भैया, वो क्या होती है, बचपन से पढ़ रहे हैं यार, जो कॉस्ट यूनिट्स के हिसाब से चेंज हो सर उसे वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। सो वो बजट बनाने के लिए भी वेरिएबल कॉस्ट और इन सब की पढ़ाई जरूरी है। अल्टीमेटली अपनी प्राइसिंग पॉलिसीज, किस ऑर्डर से किस प्रोडक्ट में कम से कम कितना प्राइस चार्ज करना है, यही सब कैलकुलेशंस करना है यहाँ पर हमारा, हम काम करते हैं। नेक्स्ट एडवांटेजेस, ये जो आप सीवीपी एनालिसिस कर रहे हो इसके आपको एडवांटेजेस क्या है। आप सीवीपी एनालिसिस करते हो तो उससे आपकी डिटेल्ड क्लियर इंफॉर्मेशन अबाउट द प्रोडक्ट निकल आती है। सीवीपी एनालिसिस करने से कंट्रीब्यूशन मार्जिन इज वेरी इंपॉर्टेंट, ये सब कैलकुलेट करने से आप इसके ऊपर भी डिसीजन मेकिंग पे चर्चा कर पाते हो दैट वेदर यू नीड टू कंटिन्यू योर बिजनेस और यू शुड शट डाउन योर बिजनेस। बिजनेस मेरा अच्छा नहीं चल रहा, ये भी डिसीजन मेकिंग मैंने आप लोगों को कराई थी, इसके बारे में और चर्चा होगी कि मेरा बिजनेस अच्छा नहीं चल रहा, तो एक पॉइंट आता है कि मैं बिजनेस चलाऊं या बंद करूं, मैं ये सोच रहा हूं। तो उसके लिए भी कंट्रीब्यूशन और ब्रेक इवन वगैरह की, ब्रेक इवन एनालिसिस द मेन।
दैट एनालिसिस की वो पॉइंट जहां मेरा खर्चा निकल जाए, वो कैलकुलेशन बहुत जरूरी है। इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आपका बिजनेस कितना आपको और चलाना है, आपके जो आप कितनी कैपेसिटी पर काम कर पा रहे हो, आपके बिजनेस की एफिशिएंसी, कितना आप मार्जिन कमा पा रहे हो, कितने कम पैसों में आप प्रोडक्ट को बना पाते हो, ये सब चर्चा होती है। इस सीवीपी एनालिसिस करने से डिफरेंट प्रोडक्ट्स के डिफरेंट मार्जिन्स, मैं वो सब पे ध्यान दे पाता हूँ, वो कैलकुलेट कर पाता हूँ, और अल्टीमेटली आपकी वेरिएबल कॉस्ट फिक्स्ड कॉस्ट चेंज होने की वजह से क्या असर पड़ता है, ये सब तो हम देख ही लेते हैं। नेक्स्ट बात करें तो देखिए वही, हर चीज के पॉजिटिव भी है तो नेगेटिव भी है। लिमिटेशंस, बहुत इंपॉर्टेंट बात, देखिए फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम रहती है ये नहीं कहा जाता। मैंने अभी आपको पहले बताया भी था कि फिक्स्ड कॉस्ट एक रेंज के अंदर ही सेम रहती है, बदल भी सकती है। जबकि सीवीपी एनालिसिस तो इसी लाइन पे चल रहा है कि भैया फिक्स्ड कॉस्ट सेम रहती है, इसलिए उसे इग्नोर कर रहा है, क्या पता चेंज होती है। और वही सीवीपी एनालिसिस कहीं ना कहीं मार्जिनल कॉस्टिंग के बेस पर किया जा रहा है। अब ये थर्ड पॉइंट बता रहा हूं, मार्जिनल कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, रेलेवेंट कॉस्टिंग, डिफरेंशियल कॉस्टिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बीईपी एनालिसिस हो रहा है। एब्जॉर्प्शन कॉस्टिंग में ये एनालिसिस थोड़ा ढंग से बैठता नहीं है, क्योंकि फिक्स्ड कॉस्ट को इग्नोर करता है। फिक्स्ड कॉस्ट इग्नोर करता है तो स्टॉक ठीक से नहीं आ पाता। इसमें जैसे फिक्स्ड कॉस्ट हमेशा सेम नहीं रहती, ऐसी वेरिएबल कॉस्ट और सेल्स भी हमेशा डायरेक्टली मूव करे, जितना सेल बढ़े उतना वेरिएबल कॉस्ट बढ़े, ऐसा भी हमेशा नहीं होता। ब्रेक इवन एनालिसिस कहीं ना कहीं तब ठीक रहता है जब हमारा बिजनेस एक सिंगल प्रोडक्ट का हो। डिफरेंट प्रोडक्ट्स आ जाते हैं तो ब्रेक इवन एनालिसिस करना थोड़ा मुश्किल हो जाता है। कंबाइंड ब्रेक इवन कैलकुलेट होता है लेकिन मुश्किल हो जाता है। ब्रेक इवन चार्ट बनाना, जो ब्रेक इवन का हम चार्ट बनाते हैं, वो थोड़ा बनाना कॉम्प्लिकेटेड है और उससे सिर्फ एक लिमिटेड इंफॉर्मेशन आ पाती है, ज्यादा इंफॉर्मेशन क्लियर नहीं हो पाती। चलिए इन सब चीजों को आप डिटेल में अपने स्टडी मॉड्यूल में पढ़े, आप लोगों के लिए बहुत बेहतर रहेगा। आगे बात करते हैं यूजेस कि ये जो मैं कर रहा हूँ सीवीपी एनालिसिस, इसके यूजेस क्या है, इसके फायदे क्या है। एक बात पहले भी हो चुकी है कि मैं अपने बिजनेस की कॉस्ट और प्रॉफिट को फोरकास्ट करता हूँ, चर्चा करता हूँ। ये वाला पॉइंट हमने डिजायर्ड सेल्स पढ़ा कि मुझे अगर एक पर्टिकुलर अमाउंट का प्रॉफिट कमाना है तो मुझे उसके लिए कितनी सेल करनी पड़ेगी, हर प्रोडक्ट और हर ऑर्डर से कितनी रिटर्न आती है या कितना कंट्रीब्यूशन आता है, आप ये कैलकुलेट कर पाते हैं। इंटरफर्म प्रॉफिट कंपैरिजन, व्हाट इज इंटरफर्म? दो टाइप के कंपैरिजन होते हैं, इंट्राफर्म एंड इंटरफर्म। इंट्राफर्म यानी अपनी ही कंपनी का, इंटरफर्म यानी अपनी कंपनी का दूसरी कंपनी से, कि मैं कितना मार्जिन कमाता हूं उसमें कितना मार्जिन आता है, मेरी कितनी कॉस्ट लगती है उसकी कितनी कॉस्ट लगती है, कंपैरिजन होता है। कैश ब्रेक इवन, आपने अभी पॉइंट पढ़ा ब्रेक इवन पॉइंट। कैश ब्रेक इवन होता है कि मुझे कितनी कैश फिक्स्ड कॉस्ट कवर करनी है, क्योंकि हमारे पास कुछ नॉन कैश कॉस्ट भी होती है, जिसका सबसे बड़ा एग्जांपल है डेप्रिसिएशन। कैश कितना चाहिए, कितना कैश कमाना है, कि भाई इतना खर्चा होता है, इतना कैश पेमेंट होती है, तो इतना कैश तो कम से कम चाहिए, नहीं तो बिजनेस कैसे चलेगा। वो कैलकुलेशंस यहाँ पर होती हैं। ये भी मैं आपको एक क्वेश्चन बताऊँ। और अल्टीमेटली अभी अभी बात हुई कि सीवीपी एनालिसिस से हम चर्चा कर पाते हैं कि मुझे अपने बिजनेस को कंटिन्यू करना चाहिए या बंद कर देना चाहिए। अगर ब्रेक इवन जल्दी आ जाएगा, फिक्स कॉस्ट निकल जाएगी तो अच्छा है, बिजनेस चलाऊंगा। ब्रेक इवन अचीव ना हो तो अच्छे अच्छे बिजनेस भैया मैंने बंद होते देखे हैं, डामाडोल जाता है काम। चलिए दो लेक्चर्स हमारे हो गए मार्जिनल कॉस्टिंग के। मुझे उम्मीद है काफी डिटेल में हमने बात करी है डिसीजन मेकिंग के ऊपर, ब्रेक इवन, सीवीपी एनालिसिस के ऊपर। आई होप आप लोगों को काफी ढंग से समझ में आया होगा। आप लोग अपना काम करिए, एमसीक्यूज साथ के साथ प्रैक्टिस करिए। आप लोगों को जो सुविधाएं हम लोगों ने दी हैं, या स्कैनर आप लोगों के पास हो, जहां से आप क्वेश्चंस करना चाहते हैं, आप कोई क्वेश्चन मत छोड़िए। अगर वही रणछोड़ दास की भाषा में बोला जाए, कोई कसर नहीं छोड़ी जाएगी, तो कामयाबी तो आपके कदमों में आनी ही आनी है। आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करिए और हाथ के हाथ आपके डाउट्स, हमारी नजर में आप कब पढ़ रहे हैं, जब आप डाउट्स पूछे। डाउट्स आपके आने चाहिए, हम लोग आपके पास हमेशा रेडी हैं, 24 घंटे रेडी हैं। मैंने बच्चों के रात रात को भी डाउट्स हैंडल करे हैं, तो आपके डाउट्स भी मेरे पास एक्सपेक्टेड हैं। बस एमसीक्यू में एक चीज है, व्हाट्सएप की सुविधा आप लोगों के पास है भैया, डिजिटल इंडिया का जमाना है। आप क्वेश्चन की फोटो खींचिए, मुझे व्हाट्सएप कीजिए, मैं हाथ के हाथ आपको आंसर वहीं पे समझाऊंगा।
आज के लिए हम लोग फिलहाल मैं आप लोगों से इजाजत चाहता हूं। हम लोग इतना ही आज करेंगे, मार्जिनल कॉस्टिंग के ऊपर अपनी चर्चा जारी रखेंगे, थोड़ा सा बड़ा टॉपिक है। प्रैक्टिकल क्वेश्चंस नेक्स्ट क्लास से कोशिश करेंगे स्टार्ट करें। आज के लिए हम फिलहाल इतना ही करते हैं, अब आप लोगों से नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू। Thank you for watching this video. For more videos, please subscribe our YouTube channel. Thank you.